तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए। अच्छे आंसर्स में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। बहुत सारी खूबियाँ बतानी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 4 या 5 6 पॉइंट्स जितने भी हो पाएंगे उन सब बातों को आज देखते हैं और इन बातों को आप फॉलो कीजिए, एक अच्छा आंसर बनेगा। देखिए क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखते हैं तो जो एग्ज़ामिनर है उसके पास आपका कोई आधार कार्ड तो है नहीं कि वो आपको देख ले आप और समझ जाए कि आप कितने विद्वान हैं। आपकी जो आंसर शीट है वही आपके आपके उसके पास आपका एविडेंस है और उसी से वो जज करेगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है या आप कितना अच्छा समझते हैं चीज़ों को, कितना आपने पढ़ा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो में। देखिए, समझिए, इन्हें फॉलो कीजिए। इन पॉइंटों को अगर आप अमल में लाएंगे तो आपका आंसर गारंटी है कि अच्छा बनेगा। तो पहली बात तो ये है कि आप प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर लैंग्वेज से मतलब है बनावटी भाषा नहीं चलती है। आपने पढ़ा पूरे साल कुछ नहीं, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा जिसमें जो शब्द थे उन शब्दों का ही मतलब आपने डेफिनेशन में डाल दिया, तो वो सब मामला ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। जैसे एग्जाम में आ गया कि बाइनरी फिशन क्या है, अब आपने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है कि बाइनरी फिशन होता क्या है। आपके आगे आपका एक दोस्त बैठा, आपने उससे पूछ लिया बाइनरी क्या होता है, उसने कह दिया 2, और किसी दूसरे दोस्त से पूछ लिया फिशन क्या होता है, उसने कह दिया टूटना। अब आपने गोल गोल भाषा बनाई और इसका जवाब दे दिया कि जब दो चीज़ें टूट जाती हैं तो बाइनरी फिशन हो जाता है, या कोई भी चीज़ जब दो पार्ट में टूट जाती है तो बाइनरी फिशन हो जाता है। शब्दों से मतलब निकाला और डेफिनेशन बना दी, इसे बोलते हैं बनावटी भाषा। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा आपसे बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है, ऐसी बनावटी भाषा उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, पर घर में समझ जाएगा कि आपका आंसर बनावटी है और नंबर आपको कोई खास नहीं मिलने वाले या ना भी मिले। तो इस तरह की बनावटी भाषा से बचिए, और इसका एक ही रास्ता है, जब आप चीज़ों को समझेंगे पढ़ेंगे तो आपके पास वो भाषा रहेगी लिखने के लिए, तो आप प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई खास फायदा होने नहीं वाला है। दूसरी बात है, यूज टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, स्पेशली साइंस जैसे सब्जेक्ट में अगर आप आंसर दे रहे हैं तो साइंस तो जैसे है ही एक टेक्निकल सब्जेक्ट, और आप उसमें भी अगर कॉमन लाइफ में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करके जवाब दे रहे हैं तो क्या ही दे रहे हैं, कोई खास आंसर तो आप दे नहीं रहे हैं, तो क्या रीज़न आप दे रहे हैं कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे दें। तो जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल करें, टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे एक शब्द आ गया स्मॉल वेरिएशन, अब आप स्मॉल की जगह अगर यहाँ पे स्लाइट वर्ड इस्तेमाल कर लेते तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अच्छा शब्द बन जाता है, स्मॉल वेरिएशन की बजाय स्लाइट वेरिएशन। अब जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, चैप्टर पढ़े हैं, उनको पता होगा कि हाँ स्मॉल की जगह बहुत जगह स्लाइट लिखा जाता है और स्लाइट जो है एक अच्छा शब्द है स्मॉल की बजाय। अब आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ट्रैकिया नाम का एक शब्द होता है। अब जिसने नहीं पढ़ा है वो बना लेता है, उसे पता है सांस की नली होती है, सांस की नली यानी हवा की नली, हवा की नली यानी कि विंड पाइप बना दिया। या बहुत सारे बच्चे और भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुछ और नया शब्द भी बना सकते हैं इसकी जगह, लेकिन इन सब नॉन टेक्निकल शब्द से आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, और टेक्निकल वर्ड आप तब लगा पाएंगे जब आपने बुक्स खोली होंगी। तीसरी बात, जब भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर लिखें, प्रूव इट विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जरूर रखें अपने आंसर को प्रूव करने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को साबित करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है, जो आप उत्तर दे रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक प्रूफ के तौर पे एक एग्जाम्पल भी है। जैसे एनर्जी कन्वर्टर्स आपसे पूछे गए, व्हाट आर एनर्जी कन्वर्टर्स, आपने बता दिया एनर्जी कन्वर्टर्स आर दोज डिवाइसेस व्हिच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। अब एग्जामिनर ने पूछा कोई एग्जाम्पल, अब आप चुपचाप पढ़ें, एग्जाम्पल तो नहीं है सर, तो कहेगा मार्क्स भी नहीं है बेटा। देन
एग्जाम्पल दीजिए ना। ठीक है, एनर्जी कन्वर्टर बहुत अच्छा बताया आपने कि वो डिवाइसेस होते हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदल देते हैं, बट बताइए तो सही कम से कम कोई एक एग्जाम्पल तो, कौन है ऐसा डिवाइस। जैसे आप लिख सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक मोटर है, वो आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेती है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर देती है। इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, बल्ब है, रेडियो है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। एक आध दो एग्जाम्पल दीजिए जिससे उसको लगे कि आपने सच में पढ़ा है। चौथी बात, ऑलवेज राइट डिफरेंसेस इन टेबुलर फॉर्म। हमेशा डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में ही लिखिए। टेबुलर फॉर्म में लिखे गए डिफरेंसेस हमेशा इंप्रेसिव होते हैं। आपको ए और बी नाम की किसी दो चीज में फर्क लिखना है तो एक तरफ कॉलम बनाइए ए का और एक तरफ कॉलम बनाइए बी का। आप लिखिए जितने डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, जितना भी आपसे क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है। पैसेज की फॉर्म में लिखे गए डिफरेंसेस कोई ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होते हैं और ना ही आपकी बातों को ठीक से एग्जामिनर तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को जब आप अपना आंसर देते हैं, जब प्रेजेंट करते हैं, तो जो भाषा आपने सीखी है आंसर्स को समझने के लिए, जो आपको कोचिंग्स में सिखाई गई है या स्कूल्स में सिखाई गई है या कॉलेजेस में सिखाई गई है, जिन भाषा के जरिए टीचर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वो आसान भाषा का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप नौसिखिए हैं, आपने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। तो आपको अगर बहुत हार्ड लैंग्वेज में किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जाएगी तो दिमाग में जाएगा नहीं, इसलिए वो उन आसान से शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और आपके दिमाग में वही आसान शब्द अगर क्लिक कर जाएं और आप एग्जामिनेशन के अंदर उन्हीं आसान शब्दों का इस्तेमाल करके आंसर दे दें, तो जो आंसर आपका पढ़ने वाला है, जो एग्जामिनर है, वो पढ़ा लिखा है, उसका तजुर्बा आपसे बहुत अच्छा है और वो एक अच्छी भाषा को सुनने का आदी है, तो वो आपसे हमेशा एक अच्छी भाषा की डिमांड करता है, एक अच्छे पैटर्न की डिमांड करता है कि आपने आंसर्स जो लिखे हों बहुत अच्छे लिखे हों, एक अच्छे पैटर्न में लिखे हों। तो जब भी आप डिफरेंसेस लिखें टेबुलर फॉर्म में लिखें। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइड अननेसेसरी राइटिंग। क्यों ही लिखनी है हमें बेकार की चीजें? जो चीज पूछी ही नहीं गई है उसको बेवजह लिखकर आप अपना समय वेस्ट करेंगे, खामखा पेपर वेस्ट करेंगे, नंबर कोई खास आपको मिलने नहीं वाले हैं। आपसे पूछा जा रहा है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए ना, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, बस इतना सफिशिएंट है। अब आप बता रहे हैं कि 3:52 पे हुआ था, सुबह के समय हुआ था, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। इन सब चीजों से कोई मतलब बनता ही नहीं है, ना ही पूछा गया है कौन सा ग्रहण लगा था। सीधा सीधा जवाब है, जहां हुआ था उसकी जगह का नाम लिखिए, आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को अगर आप अपने आंसर्स लिखते समय अपने दिमाग में रखते हैं तो ये पॉइंट आपके आंसर्स को जानदार बनाते हैं, एक सुंदर आंसर प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। बट ऐसा नहीं है आपने मेरा वीडियो देखा, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए और आपने कहा बस ठीक है, पॉइंट समझ में आ गए हैं, अब तो मैं सारे आंसर्स ऐसे लिख डालूंगा कि एग्जामिनर भी सोचे कि यही एक बच्चा था जिसको ढूंढने के लिए पूरी कायनात में जतन किया जा रहा था और आज ये बच्चा मिल गया। ऐसे नहीं समझ में आएंगे। ये आपको हर दिन अपने टेस्ट में, जब भी आप टेस्ट दें, कॉलेज में कोई टेस्ट दे रहे हैं, स्कूल में कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोचिंग में कोई टेस्ट दे रहे हैं, अपना कोई क्लास टेस्ट दे रहे हैं, या आप खुद बैठकर किसी होने वाले एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए अपने आप से टेस्ट ले रहे हैं, तो इन पॉइंटों को हमेशा उस समय इस्तेमाल करें। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पॉइंट्स आपके यूज में आते जाएंगे, आपकी हैबिट बनती जाएगी और आप फर्दर जब अपने फाइनल एग्जाम्स को लिखने बैठेंगे तो ये पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे।